कंपनी अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो किसी भी व्यक्ति को व्यापार व्यवसाय करने की जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिया गया है उसको इम्प्लीमेशन में लाने के लिए एक रास्ता तय करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को कारोबार करने की, आजीविका कमाने की एक मूल अधिकार देता है और उस मूल अधिकार को इम्प्लीमेशन में लाने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए, कई तरह के कानूनों को मूर्त रूप दिया गया। उसमें से एक कंपनी अधिनियम है। वास्तव में हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है वो कई भागों में विभक्त हो रखा है। कई कानून फौजदारी कानून है, कई सिविल कानून है। उसका एक हिस्सा है वो है मर्केंटाइल लॉ, वाणिज्यिक अधिनियम, व्यापारिक अधिनियम। उन्हीं व्यापारिक अधिनियमों का एक हिस्सा है कंपनी अधिनियम। देखिए, अगर हम पहले से बात करें तो मनुष्य जब से विकास की अवस्था में आया है उसने व्यापार और व्यवसाय करना सीखा है। एक समय था जब मनुष्य वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, वस्तु विनिमय करता था और उस वस्तु विनिमय के आधार पर व्यक्ति अपना व्यापार और व्यवसाय करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने मुद्रा का आविष्कार किया। मुद्रा के बदले हम चीजें खरीदने बेचने लगे और व्यवसाय व्यापार का नया स्वरूप हमारे सामने देखने को मिला। उस व्यवसाय व्यापार के नए स्वरूप का एक पहला तरीका था एकल व्यवसाय। एकल व्यवसाय जो एक व्यक्ति खुद अपनी दुकान, अपना व्यवसाय करता है। उस एकल व्यवसाय में व्यक्ति खुद ही उस दुकान का मालिक होता है, वो खुद ही उस दुकान, उस व्यवसाय का कर्ता धर्ता होता है और वही उस व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है और वही उसकी तमाम देनदारियों के दायित्व को भी उठाता है। धीरे धीरे यह स्वरूप जो एकल व्यवसाय का था वह साझेदारी के रूप में तब्दील हुआ। जब मनुष्य को यह आवश्यकता फील हुई, व्यापारियों को व्यवसाय करते वक्त यह आवश्यकता फील हुई कि उनको ज्यादा धन की आवश्यकता है, उनको ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता है, उनको काम करने के लिए साधन ज्यादा चाहिए, तब उन्होंने एकल व्यवसाय के स्वरूप को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का वह स्वरूप एकल व्यवसाय से साझेदारी की तरफ बढ़ा। लेकिन व्यापार व्यवसाय करते वक्त यह बात समझ में आई धीरे धीरे कि साझेदारी का स्वरूप भी व्यापार और व्यवसाय के कई बार रूप को छोटा होता है और साझेदारी के स्वरूप के कारण हम व्यवसाय को बढ़ा भी नहीं सकते। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ। 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई उससे व्यापार और व्यवसाय का स्वरूप कई मायनों में बदल गया। व्यापार के स्वरूप बड़े होने लगे, व्यवसाय का स्वरूप बड़ा होने लगा। जो एकल व्यवसाय था, जो साझेदारी का व्यवसाय था, उसका स्थान कोई और ले, इसके विकल्प सामने आने को मिले। उससे पहले भी कंपनियों की स्थापना हो रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह से विश्व के कई देशों पर राज किया। अतः 19वीं शताब्दी के बाद इसका महत्व ज्यादा बढ़ा। कंपनी लैटिन भाषा के शब्द कम प्लस नी से बना है। एक समय में फैक्ट्रियों में जो मजदूर साथ बैठकर रोटी खाते थे, खाना खाते थे, उस खाना खाने को, उस रोटी खाने को कंपनी कहा जाता था। साथ बैठकर खाना खाना, कम प्लस नी। हो सकता है उन्हीं व्यक्तियों ने कोई व्यवसाय चालू किया हो, व्यापार चालू किया हो और उसी व्यापार और व्यवसाय को कहा गया कि कौन सा व्यापार है, ये जो कंपनी वाले करते हैं, वो व्यापार, वो व्यवसाय जो कंपनी के लोग करते हैं। तो यह वो स्वरूप था जो एकल व्यवसाय से, साझेदारी से एक अलग स्वरूप था। कुछ लोग ज्यादा संख्या में थे, उन सब की पूंजी उस व्यवसाय में लगी हुई थी, वे सब उस व्यवसाय के प्रति उत्तरदायी थे। धीरे धीरे इस सिस्टम को सुधारा गया। नया कंपनी अधिनियम आया और कंपनी की एक परिभाषा बनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉज। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। मतलब कंपनी व्यक्ति है जिसका निर्माण विधान करता है, कानून करता है, जिसको कानून के द्वारा बनाया जाता है।
कंपनी कैसा व्यक्ति है? जिसको कानून के द्वारा बनाया जाता है। तो कंपनी को एक व्यक्ति का स्वरूप दिया गया, एक पर्सन का स्वरूप दिया गया, और वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पैदा किया जाता है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जिसको मूर्त रूप में लाया जाता है। कंपनी अधिनियम की परिभाषा भी कहती है साहब, कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम या इससे पूर्व प्रचलित किसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और कंपनी के रूप में बन चुकी है। देखिए, अभी जो 2013 का अधिनियम है, उस अधिनियम के अंतर्गत, उससे पहले जो भारत में प्रचलित अधिनियम था उसके अंतर्गत, या उससे भी पहले के अंतर्गत निर्मित कंपनियां इस अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत कंपनी कहलाती है। अधिनियम की यह परिभाषा कंपनी के अर्थ को स्पष्ट नहीं करती, अधिनियम की यह परिभाषा कंपनी के अर्थ को क्लियर नहीं करती, इसलिए विभिन्न विद्वानों ने कंपनी की परिभाषाएं दी है। उन सब का निचोड़ यह है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी खुद की सार्वमुद्रा होती है। कंपनी किसी भी प्रकार के लेन देनों को कर सकती है। कंपनी जब आर्टिफिशियल पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो भारत में उस कंपनी को वे समस्त अधिकार प्राप्त है जो एक व्यक्ति को प्राप्त है। भारतीय संविधान कुछ अधिकार नागरिकों को देता है, कुछ अधिकार व्यक्तियों को देता है, फंडामेंटल राइट्स। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, व्यक्ति है, तब कंपनी को वो सब अधिकार प्राप्त है जो एक व्यक्ति को प्राप्त है। कंपनी संपत्ति खरीद सकती है, कंपनी संपत्ति बेच सकती है, कंपनी किसी पर वाद ला सकती है, कोई भी व्यक्ति कंपनी पर वाद ला सकता है। कंपनी खुद एक व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसका खुद का अस्तित्व है। वो खुद एक व्यक्ति होने के नाते वो सब अधिकार रखती है, वो सब दायित्वों के लिए बाध्य है, जैसा आप और हम है। आप और हम कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय गॉड। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ। आप और हम प्राकृतिक व्यक्ति है। आप और हम क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति, क्रिएटेड बाय गॉड। कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति, क्रिएटेड बाय लॉज। इसलिए व्यक्ति होने के नाते जो अधिकार आपको है, मेरे को है, वही समस्त अधिकार कंपनी को भी है। व्यक्ति होने के नाते कंपनी वैसी ही है जैसे आप है, जैसे मैं हूं। देखिए, कंपनी का स्वरूप व्यापारिक स्वरूप है और इसको व्यक्ति बनाया गया। जैसे व्यक्ति का नाम है तो कंपनी का नाम होता है, व्यक्ति का एड्रेस है, कंपनी का भी एड्रेस होता है। व्यक्ति संपत्ति खरीद सकता है, कंपनी भी संपत्ति खरीद सकती है। व्यक्ति संपत्ति बेच सकता है, कंपनी भी संपत्ति बेच सकती है। व्यक्ति पर कोई व्यक्तिवाद ला सकता है, कंपनी पर भी कोई व्यक्तिवाद ला सकता है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर वाद कर सकता है, कंपनी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर वाद कर सकती है। इसी तरह से अपने द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए आप और हम जिम्मेदार है, तो कंपनी भी अपने द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार है। अब बात होती है कि साहब कंपनी अमूर्त है, दिखती नहीं है। आप और हम दिखते हैं, फिजिकली प्रेजेंस है, कंपनी दिखती नहीं है, कंपनी अमूर्त है। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया, कंपनी को हम देख नहीं सकते, इसलिए कंपनी के डायरेक्टर्स उसके आंख कान नाक होते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल होता है, वो उसका आंख कान नाक होता है। और जैसे आप और हम सिग्नेचर कर सकते हैं, कंपनी की भी एक सारू मुद्रा होती है, एक सील होती है, कॉमन सील। उस कॉमन सील के लगने के बाद अगर किसी तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित किया जाता है तो वो मान्य होता है। बिना कॉमन सील के ऐसा अनुबंधात्मक संबंध मान्य नहीं होता। देखिए, कंपनी व्यापार व्यवसाय करने का एक तरीका, ये प्राथमिक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। व्यापार व्यवसाय करने के तरीके का एक स्वरूप कंपनी स्वरूप है। इसकी उत्पत्ति हुई जब बहुत बड़े स्तर पर पैसों की आवश्यकता है, जब बहुत बड़े स्तर पर व्यवसाय को फैलाने की आवश्यकता है। कंपनी के लिए लाखों करोड़ रुपए चाहिए, हजारों करोड़ रुपए चाहिए। एक व्यक्ति की या पार्टनरशिप की, किसी साझेदारों की इतनी आर्थिक हैसियत नहीं होती कि वह इतने बड़े स्तर पर जाकर व्यापार व्यवसाय कर सके। एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जो बचत होती है, उन बचत को कहीं न कहीं निवेश करना चाहता है। हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि वो कोई बिजनेस करे, वो कोई काम करे जिससे दो पैसे कमाए जा सके। इसी व्यक्तियों के विचार को मूर्त रूप देने के लिए कंपनी व्यापार व्यवसाय की स्थापना हुई।
कंपनी के स्वरूप में क्या होता है कि कुछ लोगों के मन में यह विचार आता है कि हम कंपनी बनाएंगे। वह व्यक्ति कंपनी को फॉर्म करने का सोचते हैं जो प्रोमोटर्स कहलाते हैं। वे व्यक्ति कंपनी को बनाते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के पास भी कंपनी की क्या नहीं होती, इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी नहीं होती। इसलिए वह कंपनी की पूंजी का गठन, कंपनी की पूंजी के संगठन को इस प्रकार से करते हैं कि कोई भी व्यक्ति के पास जितना भी धन है वह व्यक्ति कंपनी में उस धन को लगा सके। तो कंपनी की पूंजी को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। हिस्से मतलब शेयर्स, और प्रत्येक शेयर किसी न किसी व्यक्ति के हिस्से आता है, शेयर में आता है। तो जो शेयर है वो कंपनी को पूंजी बनाने का एक तरीका है। शेयर के माध्यम से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और वो इकट्ठे किए गए पैसे पूंजी के रूप में कंपनी में लगा दिए जाते हैं। अगर कंपनी में लाभ होता है तो उस शेयर होल्डर्स को, जिसने शेयर लगाया है, जिसने शेयर दिया है, अंशदान दिया है, अंशधारी है, उस शेयर होल्डर को फायदा दिया जाता है। और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो शेयर होल्डर अपने द्वारा लगाए गए धन तक की उस नुकसान के लिए उत्तरदायी है। देखिए, ये मैं प्राथमिक जानकारी आपको दे रहा हूं। इसकी अर्थ परिभाषा के बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि कंपनी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, जब बड़े स्तर पर पूंजी की आवश्यकता हुई, जब बड़े स्तर पर व्यवसाय को ले जाने की आवश्यकता हुई, जब व्यवसाय व्यापार का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया, जहां एकल व्यवसाय से आगे की बात आई, जहां साझेदारी से आगे की बात आई, वहां कंपनी की बात आई। तब प्रत्येक व्यक्ति के जेब से पैसा निकाला गया। एकल व्यवसाय में व्यक्ति समस्त कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार है, साझेदारी में खुद जिम्मेदार है। अगर वह उन व्यावसायिक दायित्वों को एकल व्यवसाय में साझेदारी में पूरा नहीं करता है तो उसका दिवालिया निकल सकता है। वह व्यक्तिगत रूप से उसकी संपत्ति को प्राप्त करके प्रापक उनकी देनदारियों का भुगतान करेगा। मतलब इसमें दायित्व असीमित है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास छोटा धन है, उसी धन को मैं इन्वेस्ट करूं, उसी से पैसा कमाऊं, और अगर नुकसान हो जाए तो उतना ही नुकसान हो, उस नुकसान को घर तक लेकर नहीं आओ। ऐसी परिस्थिति में कंपनी बेस्ट विकल्प है कि आपके पास अगर 5,000 रुपए है, आप किसी कंपनी के 5,000 के शेयर खरीद लीजिए, तो उसकी पूंजी में 5,000 का हिस्सा आपका हो गया। जो शेयर अंश, हिस्सा किसका हुआ? 5,000 का आपका हुआ। कंपनी को 5,000 की पूंजी मिली। अब कंपनी को फायदा होता है तो 5,000 रुपए पर अनुपातिक हिसाब से जो भी सिस्टम है उसमें आपको फायदा हो जाएगा, आपको लाभ होगा। और अगर घाटा होता है किसी भी परिस्थिति में तो उतना ही होगा जितनी आपने पूंजी लगाई है। कंपनी खत्म हो जाती है, कंपनी दिवालिया निकल जाता है, कंपनी बंद होने की स्थिति आ जाती है, वैसी परिस्थिति में भी आप सिर्फ 5,000 रुपए तक के लिए कंपनी के लिए जिम्मेदार हो। वो नुकसान, वो घाटा, वो दिवालिया आपके घर तक नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति सिक्योर फील करता है, उसको एक सुरक्षा की भावना होती है कि चलो पैसा लगाया, नुकसान हो गया, इतना ही हुआ। तो एक अच्छा सिस्टम किसी के दिमाग में आया होगा, उसने शुरू किया। तो एकल व्यवसाय से, साझेदारी से एक कदम आगे कंपनी। इसके लिए अधिनियम बने, अधिनियमों में प्रावधान बने, उसमें क्या परिभाषाएं हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उम्मीद है ये प्राथमिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। व्यापार व्यवसाय करने का एक तरीका, जहां एकल व्यवसाय से आगे की बात है, साझेदारी से आगे की बात है। कंपनी के स्वरूप को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति, जो इच्छित व्यक्ति है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इस व्यवसाय से जुड़ सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी बात जरूर समझ आई होगी।